हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 के बारे में। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे। साथ ही साथ ये भी देखा था कि अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह निर्धारित करेगी कि कौन कौन से व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक होंगे और कौन कौन से व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 5 से लेकर जो 10 तक में प्रावधान किया गया है वो सिर्फ ये बताता है कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक होंगे। 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, कौन कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं होंगे, यह निर्धारित किया जाएगा संसद के द्वारा, और संसद जो है कानून बनाकर यह निर्धारित करेगी। इसी बात को ध्यान में रखकर संसद द्वारा 1955 में एक कानून बनाया गया जिसे कहा जाता है नागरिकता अधिनियम 1955। और इस नागरिकता अधिनियम 1955 में समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किए गए। और यह नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत की नागरिकता लेना हो तो वह किस प्रकार से लेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को वर्तमान समय में भारत की नागरिकता लेना है तो उसे अनुच्छेद 5 से लेकर 10 का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। उसे सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 11 के अंतर्गत जो बनाया गया है नागरिकता अधिनियम 1955 सिर्फ उसको अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को भारत में नागरिकता लेना है तो वह कैसे ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नागरिकता अधिनियम 1955। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से कोई व्यक्ति 5 प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है। कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है तो ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार से। सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से कोई व्यक्ति कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ले सकता है तो 5 प्रकार से। अब बात किया जाए वो 5 प्रकार हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले है एक जन्म के आधार पर। देखेंगे कि अभी जन्म के आधार पे इसका मतलब क्या है। कोई व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। दूसरे नंबर पर कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। तीसरे नंबर की अगर बात किया जाए भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। सभी पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। चौथे नंबर की बात किया जाए तो पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता लिया जा सकता है। पाँचवें नंबर पे बात किया जाए तो देशीयकरण के माध्यम से भी भारत की नागरिकता लिया जा सकता है। अब एक एक पर बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को जन्म के आधार पर नागरिकता दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी। अगर वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी तो कैसे दी जाएगी, इसका मतलब क्या है, एक एक पर चर्चा करते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये हमारा देश भारत हो गया। हम लोग नागरिकता अधिनियम 1955 पढ़ रहे हैं और उसमें भी सबसे पहले देख रहे हैं कैसे जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। मान लीजिए ये हमारा देश भारत है और भारत के आंतरिक भाग में अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो नागरिकता अधिनियम 1955 ये कहता है कि उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। नागरिकता अधिनियम 1955 ये बताता है कि अगर भारत के आंतरिक भाग में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों 1986 में ये प्रावधान कर दिया गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता किसी बच्चे को तभी दिया जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो।
कहने का मतलब ये है माता या पिता में से कोई भारत का नागरिक हो और उसके बच्चे का जन्म अगर भारत में होता है तब उसे जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये तो हो गया पहला। अब बात करते हैं फिर वंश का मतलब क्या है कि वंश के आधार पर कैसे नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, माता या पिता कहने का मतलब ये है कि इसमें एक भारत का होना चाहिए, एक कोई विदेशी भी होगा फिर भी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं वंश के आधार पर। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए ये आपका कौन सा देश है, भारत, और ये मान लीजिए कोई दूसरा देश है, ये क्या है, ये जो है अन्य देश है। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि जो वर्तमान समय चल रहा है, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में व्यक्ति जाते हैं और वहाँ पर कमाई भी करते हैं। कहने का मतलब ये है उपजीविका को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के काम भी करते हैं। मान लीजिए भारत से कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है, भारत से कोई व्यक्ति यहाँ पर जाता है और वह यहाँ पर शादी विवाह कर लेता है, या मान लीजिए शादी विवाह करके ही जाता है और यहाँ पर उसकी कोई संतान होती है, यहाँ पर कोई बच्चा होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी बच्चा होगा उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा, और किस आधार पर दिया जाएगा, वंश के आधार पर। कहने के मतलब अगर कोई भारत का व्यक्ति है, किसी काम के मामले में भारत से बाहर गया है और वहाँ पर उसकी कोई संतान होती है तो वंश के आधार पर उसे भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी था कि जो भारत से दूसरे देश गया हो वह, या कह सकते हो उसका पिता जो है वह भारत का होना ज़रूरी है। अब ध्यान से फिर से समझिए, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई आदमी भारत से दूसरे देश में जाता है और वहाँ पर उसकी कोई संतान होती है और उसका जो संतान है, उसका जो बच्चा है वह भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वंश के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन इसमें ये कहा गया कि उसके पिता के लिए ज़रूरी है कि भारत का नागरिकता होनी चाहिए, यहाँ पर माता के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। लेकिन दोस्तों 1992 के माध्यम से ये प्रावधान कर दिया गया, चाहे माता या पिता में से कोई भी अगर भारत का नागरिक है तब उसके संतान को भारत की नागरिकता वंश के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा। अब ध्यान से समझिए, पहले तो ये कहा गया, पहले तो सिर्फ यही था कि अगर पिता भारत का नागरिक है तो उसके संतान को वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। 1992 में यह कह दिया गया माता या पिता में से कोई भी हो, जो पहले पिता वाला था माता वाला नहीं था, इस विभेद को 1992 में समाप्त कर दिया गया कि माता या पिता में से कोई भी होगा तो उसे भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब 1992 के बाद 2004 में ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति भारत से यहाँ पर जाता है और यहाँ पर रहता है और वहाँ पर उसकी कोई संतान होती है, वह वंश के आधार पर नागरिकता लेना चाहे तो ले सकता है, माता या पिता में से कोई, और उसका जो बालक होता है वंश के आधार पर नागरिकता लेना चाहे तो ले सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जब उसका जन्म होता है तो एक वर्ष के भीतर जो है भारत की नागरिकता के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा दिया हो। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर कोई संतान होता है तो इन्हें यह इन्फॉर्मेशन भारत सरकार को देना ही पड़ेगा कि हाँ हमारे बच्चे को भारत की नागरिकता मिले, और किस आधार पर मिलेगी, वंश के आधार पर। ये हो गया वंश के आधार। मान लीजिए 1 वर्ष के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और यह बालक जो है आगे चल के 18 वर्ष का हो जाता है, या कह सकते हो वयस्क हो जाता है, और 18 वर्ष का हो जाता है तो यह बालक भी चाहे, यह जब वयस्क हो जाएगा यह भी चाहे तो वंश के आधार पर अपनी नागरिकता ले लेगा। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि वयस्क होने के 6 माह के अंदर अंदर भारत की नागरिकता ले लेगा, तभी वंश के आधार पर नागरिकता मिलेगी। ठीक है, ये हो गया वंश के आधार पर नागरिकता। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पर है भूमि अधिग्रहण के आधार पर नागरिकता। हम लोगों ने अनुच्छेद 2 में ये देखा था कि संसद विधि द्वारा किसी भी क्षेत्र को भारत में मिलाया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है और कोई ये अलग एक क्षेत्र है,
और ये क्षेत्र चाहता है कि हमारा भारत में विलय हो जाए, तो संसद बिल द्वारा इस क्षेत्र को भी भारत में मिला लिया जाएगा, तो ये क्षेत्र यहाँ तक भारत हो जाएगा। अब जब ये क्षेत्र भारत में आ गया, इसका मतलब ये है कि जो लोग यहाँ के होंगे इन्हें भी भारत की नागरिकता देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भारत की बाउंड्री अब यहीं तक नहीं, यहाँ तक हो जाएगी, और जो लोग यहाँ के होंगे उन्हें भी भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी भूमि का भारत में अधिग्रहण किया जाता है या अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाया जाता है, तो वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया तीसरा। अब बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि पंजीकरण के आधार पर उसे नागरिकता तभी मिलेगी जब मान लीजिए कोई व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। अगर कोई व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है तब उसे भारत की नागरिकता दिया जा सकता है, तब उसे भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। और नागरिकता कब दिया जाएगा? जब वह नागरिकता के लिए पंजीकरण करा दे, एक रजिस्ट्रेशन करवा दे कि हाँ हम यहाँ पर 10 साल से रह रहे हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, तब उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह जिस देश का है उसके पास वीज़ा और पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा प्लस पासपोर्ट होना चाहिए। अगर वीज़ा और पासपोर्ट नहीं है तब उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। साथ ही साथ वह जिस देश से गया है भारत में, वहाँ पर उसके ऊपर कोई भी आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति भारत में जाता है और कम से कम 10 वर्ष तक भारत में निवास करता है, तब उसे पंजीकरण के माध्यम से भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। लेकिन पंजीकरण के माध्यम से ये कहा गया है कि यहाँ पर लिख देते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दिया जाएगा। बाकी कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष रहता है और उसके पास पूरे कानूनी तौर पर सभी डॉक्यूमेंट है, तब उसे भारत की नागरिकता दिया जा सकता है। अब एक है देशीयकरण का मतलब, थोड़ा समझिए। देशीयकरण का मतलब ये है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और भारत में जाकर एक लंबे समय से रहता है और वह व्यक्ति जो है किसी विशेष ज्ञान का, उसके पास क्या कह सकते हो, कोई विशेष ज्ञान हो, कोई क्या हो, विशेष ज्ञान हो। अब चाहे साहित्य का हो, साहित्य, कला या विज्ञान। कहने के मतलब कोई व्यक्ति भारत में जाकर रहता है और वह साहित्य, कला, विज्ञान किसी का भी विशेषज्ञ हो, तब उसे देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, बशर्ते कि उसे भी पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता मिलेगी। और देशीयकरण के आधार पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को भी नागरिकता दिया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता लेना है तो उन्हें देशीयकरण के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी। ये था हमारा नागरिकता अधिनियम 1955। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए हैं, वो हमें ज़रूरी नहीं है। एक संशोधन अभी हाल ही में हुआ है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे कहा जाता है CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, तब देखते हैं उसको। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे CAA 2019। CAA का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, सिटीजनशिप, CITIZENSHIP,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। कहने का मतलब ये है, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही 2019 में एक संशोधन किया गया, उसके माध्यम से कुछ लोगों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके माध्यम से कितने लोगों को विशेष प्रावधान किया गया है और वास्तव में CAA या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या प्रावधान किया गया। इसके माध्यम से तीन देश के लोगों के लिए एक अफ़गानिस्तान प्लस पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान प्लस पाकिस्तान इधर लिख देते हैं, प्लस बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता देने के लिए प्रावधान किया गया। पहला सवाल तो यही बन जाता है कि CAA 2019 के अंतर्गत कुल कितने देश के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो कुल मिलाकर 3 देश के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा क्या गया है, अब समझिएगा। इसमें यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व, ध्यान से समझिएगा, इसमें यह कहा गया है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के कौन कौन से व्यक्ति, थोड़ा समझ लीजिए। एक हो गए हिंदू, एक हो गए सिख, एक हो गए ईसाई, एक हो गए जैन, बौद्ध, पारसी। 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, कुल कितने समुदाय के लोग हुए? 6। इसमें यह कहा गया है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी के ऐसे लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में प्रवेश कर गए हैं या भारत में रह रहे हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। CAA 2019 में ये कहा गया है बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोगों को नागरिकता दिया जाएगा अगर वो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आ गए हैं तब। और इनके लिए वैसे देखिए, भारत में नागरिकता लेना है तो कम से कम 10 साल रहना है। इसका मतलब ये है कि 2014 में आए हैं और 19 की बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये है 5 साल ही रहे हैं फिर भी इन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर देखिए, साथ ही साथ ये भी कहा है अगर इन लोगों के पास अपने दस्तावेज नहीं भी हैं, अपने प्रमाणित दस्तावेज नहीं भी हैं, फिर भी इन्हें भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब बात आती है फिर ये CAA 2019 जो है इतना विवाद में क्यों रहा? क्या था, इतना विवाद में क्यों रहा? हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी तो शामिल हैं, लेकिन एक वर्ग है जो नहीं शामिल है। वह कौन है? तो मुस्लिम। कौन नहीं शामिल है? तो मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा ये विवाद में क्यों। पहली बात तो इसमें यह कहा गया कि अगर आप नागरिकता दे रहे हो तो सिर्फ बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को ही नागरिकता क्यों दे रहे हो, इसलिए विवाद उठा। भाई पड़ोसी देश की बात किया जाए तो पड़ोसी देश ये हैं तो भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, उन लोगों को इनमें प्रावधान क्यों नहीं किया गया है? पहला सवाल तो ये है कि इन्हीं 3 देश के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान क्यों किया गया है, इसलिए विवाद है। दूसरे नंबर पे बात किया जाए, एक तो हो गया 3 ही देश क्यों हैं, ये हो गया।
दूसरे नंबर पे बात किया जाए, हम लोग जानते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर किसी भी विशेष धर्म को न तो बढ़ावा दिया जाता है, न ही किसी भी विशेष धर्म का विरोध किया जाता है। फिर इन मुस्लिम वर्ग के लोगों को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है? दूसरे नंबर पे क्यों विरोध हो रहा है कि इन मुस्लिम वर्ग के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया है, जबकि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत ये कहा गया है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण होगा, कि कानून के समक्ष सभी धर्म बराबर होंगे। तब यहाँ सिर्फ 6 धर्म को ही शामिल क्यों किया गया, मुस्लिम धर्म को क्यों नहीं शामिल किया गया, इसलिए भी विवाद है। ये तो दूसरी बात है। हमारे एग्जाम पॉइंट आप इस इतना ही याद रखिएगा कि CAA 2019 के अंतर्गत कुल कितने देशों को नागरिकता का प्रावधान किया गया है? 3 देशों के लिए। ठीक है, क्या कहा गया है कि कब से पहले होने चाहिए? तो 31 दिसंबर 2014 के पूर्व भारत में आ गए हों और भारत में रह रहे हों। ठीक है, कुल कितने धर्म के लोगों को शामिल किया गया है? तो ये 6 धर्म के लोगों को शामिल किया गया है। किस धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया गया है? तो मुस्लिम धर्म के लोगों को नहीं शामिल किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये था CAA 2019। तो आज जो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।